निर्भय की बातों से लेखा खुश हो गई और उसको मस्ती सूझी। बहुत समय के बाद आज लेखा बहुत हल्के-फुल्के मूड में है, बुखार भी उतर गया है। कल सुबह उसे डिस्चार्ज करने वाले हैं डॉक्टर। निर्भय भी आज लेखा से मन की बातें करके बहुत खुश है। लेखा आज निर्भय को छेड़ने के मूड में है, इसीलिए इंतजार किए बिना ही पूछ बैठी, अच्छा निर्भय, बिना प्यार किए किसी के प्यार की गहराई तक समझना तो आसान नहीं है। फिर तुमने पापा का दर्द कैसे समझा? ज़रूर तुमने भी अमेरिका में किसी से प्यार किया होगा, अभी दूर हो इसीलिए बहुत मिस कर रहे हो। अरे नहीं, किसी से प्यार-व्यार हुआ नहीं, पापा को बचपन से देख रहा हूँ ना, इसीलिए उनके दर्द को समझता हूँ। झूठ मत बोलो, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो प्यार करके भी मम्मा के मन को नहीं समझ पाई। तुम समझती थी मगर तुम्हारी समझ के ऊपर तुम्हारी जिद हावी थी, इसीलिए तुम कुछ डिसाइड नहीं कर पा रही थी। मैंने तुम्हें समझाया तो तुम्हें इतनी जल्दी बात समझ आ गई और तुमने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। कुछ तो है निर्भय जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। अगर मुझे दोस्त समझते हो तो कहते क्यों नहीं, मैं सुनने के लिए बेताब हूँ। लेखा की बात सुनकर निर्भय ने उसकी ओर देखकर एक मुस्कान बिखेर दी। है कोई, मगर अब मामला थोड़ा कठिन लग रहा है। मेरे क्लास में थी एक कन्नड़ लड़की, अमेरिकन है, उसके मॉम-डैड ने बहुत साल पहले अमेरिका की सिटीजनशिप ले ली है, पर उस लड़की में अभी भी भारतीय संस्कृति और संस्कार है। कैसी है, तुम्हें पसंद करती है क्या? बहुत सुंदर है, बहुत पसंद करती है। उसी ने आकर एक दिन बिंदास तरीके से अपने प्यार का इजहार भी किया। वहाँ के लड़के-लड़कियाँ बहुत खुले विचार के हैं, इसीलिए कहने में एक दूसरे से शर्माते नहीं। मैं तो केवल उसे देखता रह गया, कभी कुछ कह नहीं पाया। शायद मेरी आंखों की भाषा समझ गई थी। छुपे रुस्तम अब तक मुझसे छुपा रहे थे, फिर अब क्या करोगे? वो तो अमेरिकन है, तुम तो लौटकर इंडिया आ गए। मैंने उससे समय मांगा है, वो इंडिया आने के लिए तैयार है, मगर उसके मॉम डैड तैयार नहीं, ये भी देखना पड़ेगा। आते समय रो रही थी और हाथ पकड़कर कहा, डोंट फॉरगेट मी। मॉम डैड भी मान जाएंगे, बेटी की खुशी के लिए सब कुछ मान जाएंगे, पर तुम्हारे पापा और दादी मानेंगे क्या? सिर्फ मेरे पापा और दादी नहीं, तुम्हारे भी पापा और दादी हैं। अब धीरे-धीरे कहना सीख लो। रहा सवाल पापा का, तो तुमने मेरे पापा को अभी तक समझा ही नहीं लेखा। मेरे पापा बहुत ब्रॉड माइंडेड है, मगर दादाजी के सामने हार गए थे। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उनको एक कुशल योद्धा की भांति डटकर रहना चाहिए था, पर वे नहीं कर पाए थे। तुम उनकी गलती को माफ़ कर दो और उनसे अच्छा व्यवहार करना। अच्छे से बातें करना शुरू कर दो, देखना कितना प्यार देंगे तुम्हें। मुझे पता है निर्भय, पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अब मैं उनसे कभी रूडली बात नहीं करूँगी, प्रॉमिस। पापा से रूडली बात करने से मम्मा को भी बहुत दुःख होता है। मम्मा ने भी कभी कुछ नहीं कहा, मगर उनकी आंखें सब कुछ कह देती हैं। जूही आंटी को तो दुखी मैं भी नहीं देख सकता। मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ और रिस्पेक्ट करता हूँ। केवल पसंद करते हो या प्यार भी करते हो? बहुत, यही समझ लो। वो एक बहुत अच्छी माँ है। मैंने उनको अपनी माँ की जगह बिठाया है, इसीलिए तुम पापा और मम्मी के बीच में मत आओ। मैं उन दोनों को एक साथ देखना चाहता हूँ। अच्छा समझ गई, अब नहीं आऊँगी उनके बीच में। मैं भी उनको एक करने के लिए पूरी कोशिश करूँगी, तुम्हारा साथ दूँगी, वादा रहा। थैंक यू वेरी मच लेखा। हाँ, पर अब हमें प्लानिंग करनी है कि किस तरह उन दोनों को एक किया जाए। मेरी दादी को तो सब कुछ पता है, वह तुम दोनों को अपनाने के लिए तैयार है। केवल तैयार ही नहीं, बेसब्री से इंतजार कर रही है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने निर्भय, मैं भी अपनी नानी से बात करूँगी, उनको भी अपने दल में शामिल कर लूँगी। तब तो कोई अड़चन ही नहीं है। कहते हैं ना, एक से भले दो, दो से भले तीन, परंतु हम तो चार हो गए। चारों मिलकर कुछ न कुछ रंग जमा ही लेंगे। बहुत बात कर ली हमने, बहुत जम के भूख लग रही है। देखते हैं टिफ़िन में क्या दिया है दादी ने। तुम्हें भी भूख लगी होगी, चलो मिलकर पहले लंच कर लेते हैं। हमने अभी तक खाना नहीं खाया, आंटी और पापा ने देख लिया तो मुझे बहुत डाँट पड़ेगी। ज़िम्मेदारी देकर गए थे दोनों, कहा था तुम्हें टाइम से लंच देने के लिए और मेडिसिन देने के लिए। अरे निर्भय, अब तो मैं ठीक हूँ, तुम्हें अकेले क्यों डाँट पड़ेगी? मुझे भी डाँट पड़ेगी। चलो दोनों मिलकर खाते हैं, भूख भी लगी है। आज हम खुश हैं इसीलिए भूख भी ज़्यादा लगी है। चलो टिफ़िन खोलो, देखते हैं क्या है। निर्भय ने टिफ़िन खोलकर देखा तो उसे और ज़्यादा भूख लगी, क्योंकि टिफ़िन में दादी ने उसके मनपसंद पनीर कोफ्ते और नान बनाकर दिया है। अभी भी गर्मा-गर्म है। खुशी-खुशी दोनों लंच करने के लिए बैठ गए। इधर एक कॉफ़ी हाउस में बैठकर आदित्य और जूही लेखा को लेकर ही बात कर रहे थे। किस तरह उसे समझाया जाए, किस तरह उसके मन के दर्द को कम किया जाए। बचपन से लेकर आज तक लेखा ने जो भी सहा, जूही उस बारे में आदित्य को बता रही थी।
सुनकर आदित्य का मन भर आया, आंखों से आंसू उमड़ पड़े। आत्मग्लानि से भर उठा आदित्य कह पड़ा, जब तक मैं लेखा को खुशी नहीं दे सकता, उसके होठों पर मुस्कान नहीं दे सकता, तब तक मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। जूही, समय ने ऐसा खेल मेरे साथ ही क्यों खेला? मैं तो नहीं चाहता कि तुम्हें इस हालत में छोड़ दूं, परंतु उस समय मेरे विवेक ने मुझे सही दिशा क्यों नहीं दिखाया? मैंने डैड की बातें कैसे मान ली? क्यों नहीं बगावत किया? कहते हैं संघर्ष ही जीवन है, परंतु मैं संघर्ष को छोड़कर फूलों से भरे रास्ते पर चल पड़ा। आदित्य को परेशान देखकर जूही ने अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया और कहा, आदित्य, जो बीत गया उसे लेकर परेशान होने से क्या हासिल होगा? चलो हम दोनों मिलकर कुछ ऐसा करते हैं कि वर्तमान को ही सुखद बनाया जा सके। लेखा और निर्भय के होठों पर मुस्कान खिल सके। निर्भय को बचपन से अपना माँ का प्यार नहीं मिला, हमेशा माँ के लिए तड़पता रहा। उसे अब मैं तड़पने नहीं दूंगी। मैंने निर्णय ले लिया है। क्या निर्णय लिया है? क्या करने वाली हो तुम? हम दोनों को कानूनन शादी करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम कोर्ट मैरिज करेंगे, उसके बाद करीबी दोस्तों को बुलाकर एक पार्टी करेंगे। निर्भय को माँ मिल जाएगी और लेखा को अपने पापा। निर्भय तो तैयार है, मगर लेखा तैयार नहीं हुई तो फिर तुम्हारी माँ की रजामंदी भी तो होनी चाहिए। मम्मा से तुम्हारे व्यवहार को देखा तो वो खुश है और तैयार भी हो जाएगी, मगर बात लेखा की है तो उसे मनाना पड़ेगा। समझ में नहीं आ रहा जूही कि मैं उन्हें कैसे मनाऊं। थोड़ा सा वक्त दे दो, सब ठीक हो जाएगा। आदित्य, अब हमें चलना चाहिए। पता नहीं दोनों बच्चों ने लंच किया भी है या नहीं। लेखा को तो मेडिसिन भी लेना है। चलो देखते हैं दोनों क्या कर रहे हैं। ठीक है, चलो हमें चलना चाहिए। सही कहा। चेहरे पर थोड़ी सी उदासी, थोड़ी सी खुशी लेकर दोनों कॉफी हाउस से निकल पड़े। लेखा के रूम के दरवाजे पर आकर दोनों ठिठक कर रुक गए। ये देखकर लेखा और निर्भय दोनों हंस-हंस कर कुछ बातें कर रहे हैं और लंच भी कर रहे हैं। उनका चेहरा देखकर लग ही नहीं रहा था कि उनके मन में कोई दुख है या कोई तनाव है। ऐसा रूप तो पहली बार देखा है दोनों ने। इतने समय के बाद दोनों मिले और इतनी जल्दी दोस्ती हो गई। दोनों इतनी खुश हो रहे हैं कि देखकर आदित्य और जूही के उदास चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। बिल्कुल धीमी आवाज में जूही ने फिसफिसाकर कहा, देखो दोनों कितने खुश हैं। ऐसा लगता है क्या बहुत समय के बाद दोनों मिले हैं? सच कहा तुमने। लेखा को देखकर तो लग ही नहीं रहा कि उसके मन में कोई तनाव है। लग रहा है दोनों में कोई खिचड़ी पक रही है, हमें बाद में खाने को मिलेगी। दोनों को खुश देखकर आदित्य बहुत खुश और धीरे से हंस पड़ा। मेरा अंदाजा भी कुछ कुछ ऐसा ही है। निर्भय बहुत समझदार लड़का है, मैं बचपन से जानती हूँ। मोरल क्लास में सबसे ज्यादा कोई समझदार बच्चा था तो वो निर्भय ही था। सीरियसनेस भी थी उसमें। खुसर-पुसर की आवाज दोनों के कानों में पड़ी तो दोनों ने ही नजर उठाकर देखा, दरवाजे पर आदित्य और जूही खड़े मुस्कुरा रहे थे। दोनों ही एक साथ बोल पड़े, अरे आप दोनों कब आए? हमें तो पता ही नहीं चला। थोड़ी देर पहले ही आए हैं बेटा। इतनी खुशी खुशी आप दोनों लंच कर रहे हैं, देखकर डिस्टर्ब करने का मन बिल्कुल नहीं हुआ। आदित्य अपनी खुशी दबा नहीं पा रहा था, इसीलिए जाहिर कर दी। हाँ बेटा, तुम दोनों को देखकर हम बहुत खुश हैं। चुलबुली लेखा अब तक चुप थी, मगर चुप ना रह सकी और चह पड़ी, हाँ मम्मा, निर्भय ने अमेरिका के बारे में बहुत कुछ बताया मुझे। अभी मैं कुछ बताऊंगी नहीं, एक राज की बात है जो बाद में बताऊंगी। लेखा चुप हो जाओ, अभी समय नहीं आया बताने का। जब समय आएगा तो मैं खुद ही बता दूंगा। आदित्य ने आश्चर्य होने का नाटक करते हुए पूछा, ऐसी क्या बात है जो समय आने पर बताई जाएगी? इस बार आदित्य की बातों का जवाब हंसते हुए लेखा ने दिया है। कोई बात, इंतजार करिए, समय आएगा तो बता देंगे। तुम्हें इतना खुश देखकर मैं बहुत खुश हूँ लेखा बेटा, आदित्य ने खुशी खुशी कहा। हाँ, आज निर्भय ने मेरे मन के अंधेरे को दूर कर दिया। जिस अंधेरी गली में मैं भटक रही थी वहां से निकलकर मुझे उजाले में ले आया। मैंने तो तुम्हें केवल समझाया, तुम समझदार हो इसीलिए समझ गई। निर्भय बीच में बोल पड़ा, फिर भी निर्भय, अगर तुमने मुझे इतने अच्छे से समझाया नहीं होता तो शायद मैं नहीं समझती। मैं अंधेरी गली में ही भटकती रहती। मैंने केवल अपना और मम्मा का दुख देखा, कभी मैंने पापा के दुख को समझने की कोशिश ही नहीं की। हालांकि मम्मा ने भी बहुत समझाने की कोशिश की थी, पापा ने भी मुझे बहुत समझाया, मुझसे माफी मांगी, मगर न जाने मुझे क्या हो गया था। आई एम सॉरी पापा। लेखा के मुंह से पापा शब्द सुनकर आदित्य आगे बढ़ गया और लेखा के सर पर हाथ रखते हुए कहा, थैंक्स माय डियर, मुझे माफ करने के लिए और पापा कहने के लिए। आपके मुंह से ये शब्द सुनने के लिए न जाने कितने सालों से मैं तड़प रहा हूँ। मेरे कानों को इतना सुकून मिला है और मन बिल्कुल शांत हो गया। कहते कहते आदित्य की आंखें भीग गई, आवाज भर आ गई तो लेखा समझ गई कि पापा बहुत भावुक हो रहे हैं। उसने पापा की आंखों में बहते हुए आंसू को पोंछते हुए कहा, अब आप कभी नहीं रोएंगे पापा, आपको और मम्मा को हम कभी नहीं रोने देंगे, न अलग रहने देंगे। लेखा की समझदारी बातें सुनकर जूही आगे बढ़ी
और लेखा के माथे पर एक स्नेह चिन्ह अंकित करते हुए कहा, थैंक यू परी बेटा, मुझे और पापा को समझने के लिए मैनी मैनी थैंक्स। थैंक्स मुझे मत दो मम्मा, निर्भय को दो। क्रेडिट गोज टू निर्भय। इतनी देर आदित्य सब सुन रहा था। उसने जूही की ओर देखते हुए कहा, दोनों के मन में क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या करने वाले हो तुम दोनों? बता दिया तो राज कभी राज नहीं रहता। राज को राज ही रहने दीजिए। समय आएगा तो पता चल ही जाएगा। आप दोनों को भी तो भूखे हो जाओ। आप भी हमारे साथ लंच करने। आज सब मिलकर बैठकर लंच करेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे। जीवन में पहली बार ये मौका आया है कि आज मम्मी पापा दोनों का साथ मिला है। आप दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, दुनिया के सबसे बेस्ट कपल। क्यों निर्भय, तुम क्या कहते हो? लेखा ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरे मुंह की बात तुमने छीन ली। मैं भी कहने ही जा रहा था कि तुमने पहले कह दिया। मॉम डैड यू आर द बेस्ट। निर्भय के मुंह से मॉम शब्द सुनकर जूही का कलेजा ठंडा हो गया, मन खुशी से भर उठा। आगे बढ़कर वो निर्भय के पास आई और उसके माथे पर एक स्नेह चुंबन अंकित करते हुए कहा, मेरा सबसे प्यारा बेटा, वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी ओबीडिएंट बॉय। जूही ने इतना प्यार पाकर आज निर्भय का मन भी खुशी से झूम उठा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। जूही का हाथ पकड़कर आंसू भरी आंखों से उसको देखते हुए निर्भय ने कहा, बचपन से मैं माँ के प्यार के लिए तड़पता रहा, मगर मुझे इतना प्यार मिलेगा कभी सोचा नहीं था। आई एम द लकीएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। मुझे इतनी अच्छी मम्मा मिल गई। वादा करो अब मुझसे कभी दूर नहीं जाओगी आप। निर्भय की आंखों में आंसू पोंछते हुए जूही ने कहा, वादा रहा, कभी नहीं, मरते दम तक नहीं। मरे आपके दुश्मन, मरने की बात न करना, कभी मैं आपको मरने भी नहीं दूंगा मेरी अच्छी मम्मा। निर्भय ने जूही के कंधे पर अपना सिर रख लिया। दोनों का प्यार देखकर लेखा भी भावुक हो गई। उसने मजाक करते हुए निर्भय को छेड़ा, सारा प्यार निर्भय को ही दे दोगी क्या मम्मा? मुझसे मेरी मम्मा को क्यों छीन रहे हो निर्भय? लेखा की बात पर जूही हंस पड़ी और कहा, आजा, तू भी आजा मेरे पास मेरी परी। आजा, दोनों को मैं जी भर के प्यार करूं। लेखा उठकर अपनी माँ के पास आई और उनसे लिपट गई। लेखा और निर्भय को दोनों बाहों में भरकर जूही ने आंखें बंद कर ली और स्वर्ग की खुशी महसूस करने लगी। पास में खड़ा आदित्य तीनों को देखकर सुकून भरी हंसी होठों के लिए आंखों को तृप्त कर रहा था। आज इन चारों की खुशी देखकर आसमां भी खुश है और ऊपर से पुष्प वर्षा कर रहा है। हवा भी झूम झूम कर खुशी मना रही है। कुल मिलाकर आज धरती में एक नैसर्गिक दृश्य सबको देखने को मिल रहा है, जिसे युग युग तक संपूर्ण वसुंधरा याद रखेगी। उलझे हुए रिश्ते के धागों को सुलझाने में समय को वर्षों लग गए और आखिर में सुलझते हुए दिख रहे हैं। लेखा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई। घर जाने की खुशी समय के साथ उसकी जिंदगी में एक सुखद परिवर्तन लेकर आया है, जिसके कारण उसके मन में खुशी है। 3 दिन हॉस्पिटल में रहकर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे जेल खाने में कैद है। लेखा के चेहरे पर खुशी देखकर आज आदित्य और जूही दोनों खुश है। जूही ने मॉम को फोन कर दिया था कि लेखा को लेकर घर आ रहे हैं, इसीलिए नानी प्रतिभा भी लेखा के लिए इंतजार कर रही है और सोच रही है। इन 3 दिनों में ऐसा ही लग रहा है जैसे घर में कितनी वीरानी है। लेखा घर में रहती है तो चहकती रहती है, पूरे घर में खुशी सी महक फैली रहती है। प्रतिभा ने आज लेखा के लिए लंच में क्या क्या बनाना है उस बारे में अंजलि को बता रही थी। प्रतिभा अंजलि से बात कर ही रही थी कि कॉल बेल बजी। प्रतिभा को लगा जरूर जूही और लेखा आई होगी। उसने जल्दी से उठकर दरवाजा खोला तो सामने सचमुच लेखा खड़ी मिली। उसके चेहरे पर मुस्कान देखकर प्रतिभा खुश हो गई। बीमारी के बाद हालांकि थोड़ी सी थकी थकी सी और दुबली सी लग रही है, मगर मुस्कान देखकर खुश हो गई। प्रतिभा लेखा की बाहों में भरने के लिए आगे बढ़ी तो लेखा अचानक ही बोल पड़ी, नहीं नहीं नानी, अभी नहीं, पहले मैं नहा धोकर फ्रेश हो जाऊं, उसके बाद जम के आपके गले मिलूंगी। 3 दिन से मैंने आपको छुआ भी नहीं, नहीं आपके गले में बाहें डालकर आपको प्यार किया, तो आज प्यार करना बनता। आज जी भर के आपके गालों को पुचकारना है। प्रतिभा ने खुश होकर कहा, आ गई शैतान की नानी घर में, पर तू अकेली क्यों है? तेरी मम्मा कहाँ है? अपनी नानी को परेशान करने के लिए लेखा ने मुस्कुराकर कहा, क्यों, मैं अकेली नहीं आ सकती हूँ क्या नानी? आप अभी भी मुझे छोटी सी बच्ची समझती हो। हाँ पता है तू बहुत बड़ी हो गई, मगर बीमारी के बाद हॉस्पिटल से अकेली कैसे आएगी? तेरी मम्मा आने देगी क्या? कहाँ है तेरी मम्मा? प्रतिभा दरवाजे से बाहर झांकने लगी जूही को देखने के लिए, तो लेखा ने अपनी नानी को रोकते हुए कहा, किसे देख रही हो नानी? अपनी प्यारी बेटी को। वो तो आपके हाथ से निकल गई, अब वो आपके हाथ नहीं आने वाली। क्या कह रही है शैतान तू? मेरी बेटी हाथ से निकल गई, अब हाथ में नहीं आने वाली? तेरी बातें मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। क्यों परेशान कर रही है नानी को? बताना, तेरी माँ कहाँ रह गई? प्रतिभा परेशान हो उठी। अपने बॉयफ्रेंड के साथ। नानी की ओर देखकर लेखा मंद मंद मुस्कुराने लगी। क्या सुबह सुबह कुछ भी बोल रही है? कौन बॉयफ्रेंड? किसका बॉयफ्रेंड? वो भी तेरी माँ का बॉयफ्रेंड?
जरा भी शर्म है या इस बेशर्म को? कुछ भी बकती है, जितनी बड़ी होती जा रही है उतनी ही बेशर्म होती जा रही है। गुस्सा दिखाते हुए प्रतिभा ने कहा, आपको मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा ना? सचमुच बॉयफ्रेंड के साथ आ रही है? फिर वही मुस्कान लेखा के होठों पर। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा लेखा, जो भी कहना है क्लियर करके क्यों नहीं कहती? नानी फिर परेशान। प्रतिभा बात कर ही रही थी कि लेखा ने देखा जूही और आदित्य दोनों घर की ओर आ रहे हैं। उसने अपनी नानी को चकित करने के लिए धीरे से कहा, वो देखो नानी, आपकी बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली आ रही है। प्रतिभा एकदम से मुड़ी और जिधर लेखा ने दिखाया उधर नजर डाली तो देखा सामने से जूही आदित्य के साथ चली आ रही है। दोनों को साथ देखकर प्रतिभा बिल्कुल हक्की बक्की सी खड़ी दोनों को देखने लगी। मन ही मन सोचने लगी, जब मुकेश हॉस्पिटल में एडमिट था उस समय एक बार आदित्य से मुलाकात हुई थी, उसने मदद भी की थी। उसके बाद मुकेश की 13वीं में भी आया था, मगर आदित्य से जूही की इतनी दोस्ती हो गई क्या? या फिर ऐसे ही बात कर लेती है? कुछ समझ नहीं आ रहा। दोनों ऐसे आ रहे हैं जैसे बहुत करीबी दोस्त है, बात कुछ समझ नहीं आ रही। नानी की आंखें फटी की फटी रह गई, लेकिन लेखा को हंसी आ गई। उसने अपना मुंह दबाकर हंसते हुए उनसे पूछा, क्या बात है नानी, कहाँ खो गई? ऐसा देख रही हो जैसे पहली बार अपनी बेटी को देखा है। लेखा, आदित्य के साथ तेरी मम्मा आ रही है, पर आदित्य कहाँ मिल गया? सुबह सुबह हमारे घर क्यों आ रहा है? प्रतिभा के मन में प्रश्न कुलबुलाने लगे। नानी, इतने सारे प्रश्न तुम अपनी बेटी से पूछ लेना। मुझे तो घर में घुसकर फ्रेश होने दो, फिर कुछ खाकर आराम करने दो। अभी भी मेरे शरीर में बहुत कमजोरी है। तुम्हारी बेटी और मिस्टर चोपड़ा दोनों आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बहुत उनका वेलकम भी करो। तुम्हें तो पता है नाना, जब हॉस्पिटल में थे तो मिस्टर चोपड़ा ने हमारी कितनी मदद की थी। लेखा अपनी नानी के सामने आदित्य को पापा नहीं कहा, क्योंकि एकदम से नानी को चौंकाना नहीं चाहती थी। धीरे धीरे सारी बातें बता देना चाहती है। हाँ बेटा, तू जा अंदर जाकर फ्रेश होकर देख, तेरी अंजलि आंटी तेरे लिए मनपसंद लंच बना रही है, खाकर आराम कर ले। लेखा अपने कमरे में चली गई और प्रतिभा मन ही मन खुद को तैयार कर रही है आदित्य से सामना और बात करने की। कभी ऐसा मौका ही नहीं आया कि आदित्य से अपने घर में बैठकर नजदीक से बात करे। पहली बार ऐसा हो रहा है तो थोड़ा बहुत मन में घबराहट तो है ही, साथ में कई प्रश्न भी है। आदित्य ने आकर सबसे पहले झुककर प्रतिभा के चरण स्पर्श किए तो प्रतिभा कुछ देर तो हक्की बक्की उसे देखती रही। फिर उसे ध्यान आया कि कुछ आशीष भी देना है। उसने सर पर हाथ रखकर कहा, खुश रहो बेटा। प्रतिभा का स्पर्श पाकर आदित्य को एक अजीब सा सुकून मिला और उसने प्रतिभा की बात का सही प्रत्युत्तर दिया। आंटी, अगर कुछ देखना चाहती है तो मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए। फिर प्रतिभा आश्चर्यचकित होकर आदित्य की ओर एकटक देख रही थी और सोच रही थी, इतना बड़ा बिजनेसमैन मुझसे क्या चाहता है? मैं इसकी कौन सी इच्छा पूरी कर सकती हूँ? मेरे पास ऐसा क्या है? सचमुच आदित्य बदल गया है क्या? दिख तो रहा है बदला बदला सा। ठीक है, पूछ कर देखती हूँ। प्रतिभा को चुप देखकर आदित्य ने फिर कहा, आंटी, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? आप कोई जवाब नहीं दे रही। मेरी इच्छा? कौन सी इच्छा बेटा? मेरे पास ऐसा क्या है जो तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकती है? तुम्हारे पास सब कुछ है, इतनी धन दौलत, इतना नाम है समाज में, इतनी इज्जत है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है बेटा, मैं क्या देख सकती हूँ तुम्हें? सही कहा आंटी आपने, मेरे पास कुछ भी नहीं मगर खुशी भी नहीं। मेरे पास सब कुछ मगर खुशी नहीं है, वो खुशी आप दे सकती है। तुमने बहुत बड़ी बात कह दी बेटा, किसी को खुशी देना बहुत बड़ी बात होती है, पर मेरे पास ऐसा क्या है जिसे देने से तुम खुश हो जाओगे? प्रतिभा इतनी नासमझ भी नहीं है। आदित्य की बात समझ कर भी वो नासमझ बन रही थी। पहले अंदर आकर बैठो तो सही, फिर बात करते। प्रतिभा बात को टालना चाहती थी। नहीं आंटी, पहले आप मुझसे वादा करिए कि आप मेरी इच्छा पूरी करेंगे, फिर मैं अंदर आऊँगा, नहीं तो मैं बाहर से ही चला जाऊँगा। आदित्य के चेहरे पर थोड़ी सी उदासी फैल गई जिसे प्रतिभा ने देखा। ठीक है बेटा, अपनी इच्छा बताओ। आप समझ रही हैं आंटी, आप इतनी पढ़ी लिखी है, कितनी अनुभवी है, समझ कर भी ना समझ रहे, मेरे भी ना कहे। आप समझ नहीं रही क्या? कुछ कुछ समझ में आ रही है बात, मगर मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। पहले तो मेरी इच्छा ये है कि आप मुझे आप नहीं कहेंगी, तुम कहकर बात करेंगी। बेटा कहा है तो बेटा मानिए पहले। अच्छा तो मैं कह देता हूँ, मैं जूही और लेखा को अपनाना चाहता हूँ, जूही से शादी करना चाहता हूँ। समाज ने जो सम्मान आज तक जूही को नहीं दिया उसका मैं पूरा नहीं तो कुछ हिस्सा लौटाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ मैंने बहुत अपराध किया है, आप मुझे माफ़ नहीं करेंगी।
गया वक्त मैं लौटा कर भी नहीं ला सकता, मगर जो वर्तमान है उसे तो खुशी से भर ही सकता हूँ। ये तभी संभव है जब आप शादी होगी। आदित्य आशा भरी निगाहों से प्रतिभा की ओर देख रहा था। क्या जूही और लेखा तैयार है इसके लिए? मुझे तो कुछ भी नहीं पता। अगर दोनों तैयार है तो आप मना तो नहीं करेंगी आंटी? दोनों तैयार है तो मैं क्यों मना करूंगी बेटा, और मैं कब तक जिंदा रहूंगी? इन दोनों को अपनी जिंदगी जीना है। प्रतिभा की रजामंदी पाकर आदित्य चौंक पड़ा। मैं चाहता हूँ आप खुशी खुशी जूही का हाथ मेरे हाथ में दे दे। अगर आप सामाजिक रीति रिवाज के साथ शादी करना चाहती है अपनी बेटी की, तो मैं वैसा ही करने के लिए तैयार हूँ। पहले मैं कोर्ट मैरिज कर लूंगा, उसके बाद सारे रीति रिवाज पूरी करेंगे। आप चाहे तो आपके घर से पूरी होगी, कि नहीं तो मेरे घर से आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। आदित्य का बदला हुआ रूप देखकर आज प्रतिभा की आंखों में खुशी और दुख दोनों आंसू छलक पड़े। खुशी इसीलिए कि आदित्य बदल गया और जूही और लेखा को अपनाना चाहता है, समाज में सम्मान देना चाहता है, और दुख इसलिए कि अतीत के वो कष्टप्रद दिन प्रतिभा को याद आ गए। मोम की आंखों में आंसू देखकर जूही आगे बढ़ी और उनके गले में बाहें डालकर आंसू पोंछते हुए बोली, मोम, आपको रोते हुए मैं नहीं देख सकती। आप तैयार नहीं हैं तो कोई बात नहीं, नहीं करेंगे शादी, मगर आपको रोते हुए मैं नहीं देख सकती। नहीं बेटा, इतने वर्षों के बाद मेरे जीवन में ये खुशी का समय आया है। ये आंसू खुशी के हैं। मैं तैयार हूँ। अब तो अंदर आ जाओ आदित्य बेटा। मैं तुम दोनों की शादी के लिए तैयार हूँ, और शादी तुम्हारे घर से ही होगी। मेरे घर में शादी की तैयारियां करने वाला कोई नहीं है। तुम जैसा चाहो वैसी तैयारी करो। प्रतिभा की बात सुनकर आदित्य इतना खुश हो गया कि अपनी खुशी नहीं रोक पाया। आगे बढ़कर प्रतिभा के गले लग गया। कहा, मोम, अब मैं आप लोगों की कोई भी कष्ट उठाने नहीं दूंगा। मैं बहुत खुश हूँ, आपने रजामंदी दे दी। मेरी जिंदगी में इतनी बड़ी खुशी आज तक नहीं आई। अब मैं अंदर जा सकता हूँ। अंदर मैं चलिए, मैं अंदर जाने के लिए तैयार हूँ। आज बैठकर आप लोगों के साथ लंच भी करूँगा और बातें भी करूँगा। इतने वर्षों की बहुत सारी बातें हैं जो मेरे मन में बर्फ की तरह जमी हुई है। पिघलने दीजिए मेरे मन में जमे बर्फ को, और बहने दीजिए निरंतर। कहते कहते आदित्य की आंखों से खुशी के आंसू छलक आए। अब की बार प्रतिभा ने आदित्य की आंखों से छलकते आंसुओं को देखकर कहा, मर्द होकर रोते हो, मर्द को रोते हुए देखना अच्छा नहीं लगता। प्रतिभा की बातें सुनकर आदित्य को हंसी आ गई। आंखों में आंसू लिए उसने हंसते हुए कहा, क्यों मोम, मर्द को दर्द नहीं होता क्या? जब दर्द होता है तो मर्द भी रोता है, मगर आज मैं दर्द से नहीं रो रहा हूँ। आज खुशी के आंसू है जो छलक आए हैं। आदित्य की बातों पर प्रतिभा मुस्कुरा पड़ी, साथ में जूही और आदित्य भी मुस्कुरा पड़े। माहौल में एक खुशनुमा खुशबू फैल गई। वर्षों बाद आज इन आंसुओं से मन के सारे गिले शिकवे धो दिए, मन को शरद शशि जैसे चमका दिया। बिछड़े हुए आज मिले तो समय भी खुश है, क्योंकि समय चाहता ही है कि बिछड़े हुए मिले। दोनों के जीवन में दुख का अंधेरा छाया हुआ था, उनके जीवन में खुशी की चांदनी बिखर जाए। लंच करके निकलते समय आदित्य ने लेखा के सर पर हाथ रखते हुए कुछ दिन आराम करने के लिए कहा। इस पर लेखा ने जिद करते हुए कहा, क्यों पापा, मैं तो अभी ठीक हूँ, मुझे ऑफिस जाना है। इस तरह घर में बैठकर नहीं रह सकती। मैं एक अच्छा काम सीख रही थी, वो बीच में छूट गया। ऐसी हालत में ऑफिस नहीं जाना है आपको, काम कहीं भाग नहीं रहा है, और जब जाओगी तब सीख जाओगी। अब आप ऑफिस बिल्कुल अकेली नहीं जाओगी। आदित्य की बात सुनकर जूही ने तुरंत कहा, मैं इसे रोज छोड़ने नहीं जा सकती आदित्य, मुझे देर हो जाती है, बड़ी हो गई है, खुद चली जाएगी बस से। कभी बस नहीं मिले तो ओला उबर करके चली जाएगी। आदित्य ने भी तुरंत जूही की बातों का जवाब दिया, मेरी बेटी बस में नहीं जाएगी ऑफिस। फिर तो घर में ही बैठे रहने दो उसे। जूही ने थोड़ा सा गुस्सा दिखाते हुए कहा, वो घर में भी नहीं रहेगी, बस में भी नहीं जाएगी, वो मेरी बेटी है। मैं उसे लेकर जाऊंगा ऑफिस। जब उसे घर जाना है छोड़कर भी जाऊंगा। जब मुझसे नहीं बनेगा तो मेरा ड्राइवर है, ड्राइवर छोड़कर जाएगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज से मेरी बेटी की जिम्मेदारी मेरी है। निर्भय भी तो है, वो भी ऑफिस जाएगा। जब मौका मिलेगा निर्भय लेखा को छोड़ दिया करेगा, कभी कभी लेकर भी जाया करेगा। हम दोनों बाप बेटा सबको संभाल लेंगे। अब तुम निश्चिंत हो जाओ, तुमने बहुत उठा ली जिम्मेदारी। आदित्य ने एक सांस में सारी बात कह गया। आदित्य की बातें सुनकर प्रतिभा आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी, और पहले के आदित्य का अभी भी आदित्य से तुलना करने लगी। मन ही मन सोचने लगी, सचमुच आदित्य बहुत प्यारा लड़का है। अपने लड़के की कीमत नहीं समझी अखिलेश चोपड़ा ने, तभी तो उसकी जिंदगी ऐसे बिखर कर रह गई थी। जीवन के बहुमूल्य साल तड़प तड़प कर काट दिए। ये सोचकर भी मेरा दिल दुखने लगता है। कोई पिता इतना कठोर कैसे हो सकता है? धन दौलत के पलड़े पर
अपने बेटे की ज़िंदगी को तोला। सचमुच अखिलेश चोपड़ा बहुत बुरा इंसान था। हम तो आदित्य को गलत समझ रहे थे, मगर हमें भी आदित्य को समझने में गलती हो गई। अब मैं इस लड़के को कभी भी दुखी नहीं कर सकती। जिस बात से उसे खुशी मिलेगी वही करूँगी मैं। आदित्य ने देखा प्रतिभा चुपचाप कुछ सोच रही है, तो उसने धीरे से कहा, मोम आप क्या सोच रही हो? मेरी बात आपको अच्छी नहीं लगी क्या? आदित्य की बात सुनकर प्रतिभा सोच की दुनिया से बाहर आ गई। नहीं बेटा नहीं, मुझे आपकी बात बुरी नहीं लगी, बल्कि मैं तो ये सोच रही थी कि हमने आपको गलत समझा। हमने भी आपको बहुत दुख दिया, हमें माफ़ कर देना बेटा। कभी कभी इंसान ऐसी हालत में पड़ जाता है कि उसे उजाले में भी अंधेरा नजर आने लगता है। ठीक वैसा ही हुआ आपके साथ। आपकी क्वालिटी हमें दिखाई नहीं दी। इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है मोम, गलती मेरे डैड की थी और गलती मेरी भी थी। मुझे भी डटकर डैड का सामना करना चाहिए था, जो मैंने नहीं किया था। आदित्य की बातें सुनकर जूही ने उसे टोका, पुरानी बातें रहने दो आदित्य, हम वर्तमान में हैं। हमारा वर्तमान काफी सुखद है, फिर क्यों हम पुराने दिनों के अंधेरे में भटकने जाए। आदित्य की कोई गलती नहीं है जूही बेटा, मैंने ही उठाई है पुरानी बातें सारी। आगे से मैं पुरानी बातें कभी नहीं करूंगी। प्रतिभा को गिल्टी फील होने लगा। कोई बात नहीं मोम, कभी कभी पुरानी बातें भी सामने आ जाती है, इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अतीत से हम बिल्कुल अपना नाता नहीं तोड़ सकते। अतीत बहुत बड़ा सच होता है और अतीत से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। आदित्य ने प्रतिभा को फिर हिम्मत दिखाया, फिर लेखा की ओर देखकर कहा, 2 दिन आराम कर लो बेटा, आज मंडे है, वेडनेसडे से तुम ऑफिस जाओगी, तुम्हें मैं लेकर जाऊंगा, ठीक है? अब तो कोई परेशानी नहीं है ना? लेखा आदित्य के पास ही खड़ी थी। पापा की प्यार भरी बातें सुनकर वो पापा से लिपट गई और बोली, आप बहुत अच्छे हैं पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा था। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। आज बाप बेटी का मिलन देखकर खुशी से जूही की आंखें भर आई। आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान लेकर उसने कहा, आदित्य तुमने तो मेरा पत्ता ही साफ कर दिया। मेरी बेटी मुझसे छीन कर ले गए, अब तो मेरी बेटी मुझसे ज़्यादा तुम्हें प्यार करेगी। जूही की बात पर आदित्य जोर से हंस पड़ा। केवल तुम्हारी बेटी है क्या? मेरी भी तो है, मुझसे छीनने का भी हक है। बेटी सामने है, उसी से पूछ लो उसे कौन ज्यादा पसंद है। बोलो लेखा बेटा, तुम किसे ज्यादा पसंद करती हो? मुस्कुराते हुए जूही ने पूछा। दोनों को, पर थोड़ा सा ज्यादा पापा को, लेखा बोलकर मुस्कुरा पड़ी। देखा, छीन लिया ना मेरी बेटी को मुझसे। जूही खिलखिला पड़ी। दोनों की बातें सुनकर आदित्य जोर जोर से हंस पड़ा। हंसते हंसते उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। कभी उसने सोचा ही नहीं था कि जीवन में ऐसा पल भी कभी आ सकता है। सपनों सा लगता है सब कुछ, मगर सपना नहीं, सब हकीकत है। समय बड़ा बलवान है, समय चाहे जो कुछ भी कर सकता। आज ये बात साबित हो गई। एक पुराना गाना, दिल आज शायर है, गम आज नगमा है, रब ये गजल है सनम। गुनगुनाते हुए होठों पर मंद मंद मुस्कुराहट बिखेरते हुए आदित्य घर में घुसा। निशा और निर्भय ड्राइंग हॉल में बैठकर टीवी पर कोई प्रोग्राम देख रहे थे। मोम और निर्भय को देखते ही आदित्य एकदम चुप हो गया और थोड़ा सा भी शर्मा गया। निर्भय ने पापा की ओर देखा तो आदित्य ने अपनी नजरें नीची कर ली। निर्भय मंद मंद मुस्कुरा रहा था और सोच रहा था, पापा इस मूड में आज हैंडसम और रोमांटिक लग रहे हैं। जरूर अच्छी खबर लेकर आ रहे हैं। ग्रीन सिग्नल मिल गया होगा लेखा की नानी से। निर्भय ने कहा कुछ नहीं अपने पापा से, क्योंकि वो समझ रहा था कि इस वक्त पापा अपने ही ख्यालों में खोए हुए हैं। आदित्य सीधा अपने कमरे की ओर जा रहा था तो निशा ने टोकते हुए कहा, इतनी देर कहाँ रह गया था आदित्य? लेखा को छोड़कर ऑफिस निकल गया था क्या? लंच किया कि नहीं? तुम्हारे लिए हम इंतजार करते करते थक गए थे, फिर हम दोनों ने मिलकर लंच कर लिया। लंच नहीं किया तो चलो लंच कर लो, मैं खाना गर्म करके देती हूँ। अच्छा किया आप लोगों ने लंच कर लिया, मैंने भी लंच कर लिया है। पर मोम आपको किसने बताया कि मैं लेखा को छोड़ने गया था? और कौन बताएगा? तेरा लाडला निर्भय ने बताया। किसी रेस्टोरेंट से खाकर आ रहा है क्या, या ऑफिस के कैंटीन से खाना खाया? दादी का भोलापन देखकर निर्भय की हंसी तो हंस पड़ा। निर्भय को हंसते हुए देखकर निशा जुड़ गई। तू क्यों हंस रहा है? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? गलत नहीं कहा दादी, आपका भोलापन देखकर हंसी आ गई। आप तो वैसी की वैसी रही, कभी बड़ी हुई ही नहीं। तेरा क्या मतलब है? क्यों मुझे छेड़ रहा है? देख आदित्य, तेरा लाडला मुझे छेड़ रहा है, थोड़ा सा गुस्सा दिखाते हुए निशा ने कहा। केवल मेरा लाडला है क्या, आपका नहीं? मुझसे ज्यादा तो आप लाड करती हो उसे। जब अमेरिका गया था तो कितनी रोई थी, याद करो। रोज उससे बात किए बिना रात को नींद नहीं आती थी। मैं आपको छेड़ नहीं रहा हूँ दादी, आप कितनी भोली हो दादी, आपको समझ नहीं आ रहा? पापा लेखा के घर से लंच करके आ रहे हैं, ऑफिस ऑफिस कहीं गए नहीं थे, वहीं बैठकर सारा मसला सुलझा कर आ रहे हैं। उनको ग्रीन सिग्नल मिल गया। पापा की ओर देखकर निर्भय मुस्कुरा रहा था।
क्या कह रहा है निर्भय? ग्रीन सिग्नल मिल गया मतलब क्या है? आदित्य के चेहरे पर नकली गुस्सा और खुशी दोनों का मिला-जुला रूप था। मतलब आप समझ जाएंगे पापा दादी को, नहीं तो दादी को कहाँ चैन पड़ने वाला है। अब और मत छुपाइए कुछ भी, दादी को सब बता दीजिए, आपको भी कहाँ चैन पड़ने वाला है। अमेरिका में जाकर तू बहुत शैतान हो गया निर्भय। आदित्य ने निर्भय की ओर देखकर कहा, शैतान नहीं पापा, बड़ा हो गया हूँ, आपका दोस्त बन गया हूँ, आपके मन की बातें समझता हूँ। आप जब गुनगुनाकर घर में घुस रहे थे तभी मैं समझ गया था कि आपको ग्रीन सिग्नल मिल गया है, इसीलिए तो आप इतने खुश दिख रहे हैं। सचमुच आपको खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम दोनों बाप बेटे पता नहीं क्या ग्रीन सिग्नल किए जा रहे हो। आखिर बात क्या है, बताओगे नहीं? इस बार निशा के चेहरे पर थोड़ा सा गुस्सा दिख रहा था। दादी जूही आंटी की मम्मी ने पापा को शादी के लिए रजामंदी दे दी है। उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आपको पापा का चेहरा देखकर समझ नहीं आ रहा क्या? तू तो सर्वज्ञाता है, तुझे कैसे मालूम रजामंदी दे दी है? आप एक बार अच्छे से पापा के चेहरे को देखो, माँ हो, सब समझ जाओगी। निर्भय के कहने पर सचमुच निशा ने आदित्य के चेहरे की ओर अच्छे से देखा। जैसे ही आदित्य की नज़र अपनी माँ की नज़रों से मिली तो आदित्य मुस्कुरा पड़ा। इतनी देर बाद निशा को अपनी नासमझी पर हंसी आ गई। उसने हंसते हंसते कहा, क्या ये सच है आदित्य? जूही की मम्मी शादी के लिए तैयार हो गई? क्या निर्भय सच कह रहा है? मोम, तुम्हारा पोता अमेरिका जाकर बिल्कुल पक्का हुआ नारियल बनकर आया है। मेरे से भी 2 कदम आगे निकल आया। मुझे देखकर बिना बताए ही सब कुछ समझ गया। सब कुछ सही-सही कह दिया। हो सकता है लेखा ने ही उसे फ़ोन किया हो, इसीलिए पहले से सब पता है। गलत पापा, लेखा ने मुझसे कुछ नहीं कहा। मैं खुद इतना समझदार हूँ कि सब कुछ समझ गया। अपना कंधा खुद थपथपाते हुए निर्भय हंसने लगा। अच्छा मेरे बाप, मैं मान गया कि तू समझदार है। सचमुच तू समझदार है। तुम्हारी समझदारी के कारण ही तो लेखा में बदलाव आया है। नहीं तो लेखा मुझे कभी नहीं माफ़ करती। मुझसे बहुत गलत समझती थी वो। तुम्हें पता नहीं कैसे उसे समझा लिया, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। मैंने बहुत कोशिश की मगर समझा नहीं पाया उसे। मेरी इतनी तारीफ़ करने के लिए थैंक्स पापा, मगर मैं थोड़ा मतलबी भी हूँ। मैं खुद चाहता हूँ कि जूही आंटी मेरी माँ बनकर मेरे घर में आए। रेखा जैसी इतनी प्यारी बहन पाकर कौन भाई खुश नहीं होगा। उसे मैं बचपन से जानता हूँ, वो बहुत भोली है। पहले ये पता नहीं था कि ज़िंदगी में उसने बहुत दुख उठाए, मगर अब समझ में आता है कि कितने कांटों भरे रास्ते से होकर वो गुजरी है। निर्भय की बात सुनकर आदित्य के चेहरे पर फिर से उदासी छा गई। निशा ये बात छिपी नहीं। उसने तुरंत निर्भय से कहा, पुराने जख्मों को क्यों कुरेद रहा है निर्भय बेटा? तुम्हारे पापा के चेहरे पर फिर उदासी छा गई। आई एम सॉरी पापा, मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता। बात अचानक मुंह से निकल गई। वादा रहा आगे से पुरानी बातें कभी नहीं करेंगे। आप फिर से एक बार मुस्कुराइए। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बहुत अच्छी लगती है। इतने वर्षों बाद आपके चेहरे पर ऐसी मुस्कान देखी है मैंने। होठों पर मुस्कान और मन में उम्मीद लिए निर्भय अपने पापा की ओर एकटक देख रहा था। आई एम ओके माई सन, तुम चिंता मत करो, मैं थोड़ा सा फ्रेश होकर आता हूँ मॉम, फिर मैं आपसे सारी बातें करूँगा। आदित्य एक मीठी सी मुस्कान देकर अपने कमरे की ओर बढ़ गया। आदित्य अपने कमरे की ओर बढ़ गया। निशा उसे जाते हुए देखकर मन ही मन खुश हो रही थी और सोच रही थी, किसने सोचा था इस घर में फिर से खुशियों के फूल खिलेंगे, पूरा घर महकेगा। जूही हमारे घर की लक्ष्मी है। गलती से उर्वशी आ गई थी। जल्दी से घर की लक्ष्मी घर आ जाए, पूरे घर को खुशियों की रोशनी से जगमगा दे। 2 प्यारे प्यारे बच्चों से घर में सदा चहल पहल बनी रहे। जल्दी से जल्दी ये दिन बीत जाए और शादी का दिन आ जाए। मैं बड़ी धूमधाम से दोनों की शादी करूंगी। अपने मन में दबी इच्छा पूरी करूंगी। सारी दुनिया देखेगी मेरे बेटे की शादी। उर्वशी से शादी के समय तो वो बिल्कुल उदास थी, मेरी नज़र में ये बात छिपी नहीं थी, मगर अब शादी के समय उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना चाहती हूँ। इस उम्र में शादी हो रही है तो क्या हुआ, वैसे भी एक कहावत है, देर आए दुरुस्त आए। सारी बातें सोचकर निशा के मन में गुदगुदी सी होने लगी और चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। आदित्य और जूही ने अपने परिवार के साथ अर्थात जूही की मोम प्रतिभा और आदित्य की मोम निशा के साथ बैठकर ये तय किया कि कोर्ट मैरिज की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात सभी करीबी लोगों को बुलाकर एक पार्टी देंगे। और जूही और आदित्य दोनों ही बहुत ज़्यादा दिखावा करने और शादी की रस्मों रिवाज पूरी तरह निभाने के पक्ष में नहीं है। अगर आदित्य की मॉम निशा चाहती है कि सब नहीं हो तो कम से कम कुछ रस्में तो पूरी हो। लेखा और निर्भय दोनों चाहते हैं कि एक अच्छी सी पार्टी हो जिसमें अपने दोस्तों को बुलाया जाए, अर्थात एक मस्ती भरी रात हो जिसमें केवल खुशी ही खुशी हो, बिना किसी को एक खबर की। आदित्य और जूही ने कोर्ट मैरिज की सारी प्रक्रिया कंप्लीट कर ली। दोनों ने सोचा कोर्ट मैरिज के बाद किसी को खबर नहीं करेंगे और अचानक जाकर मैरिज पार्टी का इनविटेशन कार्ड देकर सबको सरप्राइज देंगे।
आज शादी के बारे में उर्वशी से बात करने का दिन है। जूही को थोड़ी-सी घबराहट भी और तनाव भी। घबराहट इसलिए क्योंकि उर्वशी को अभी तक उसने कुछ भी नहीं बताया। अचानक बताने से कहीं उर्वशी नाराज़ ना हो जाए। तनाव इसलिए भी, इतनी उम्र में शादी की बात सुनकर लोगों ने किस तरह का रिस्पॉन्स और रिएक्शन मिलेगा। उर्वशी अपने ऑफिस में बैठकर किसी से फ़ोन पर बातें करने में मशगूल थी। दरवाज़ा खुला हुआ था। जूही कुछ देर दरवाजे के सामने खड़ी होकर इंतज़ार करने लगी कि कब उर्वशी का कॉल खत्म हो और कब अंदर जाए। वो उर्वशी को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, क्योंकि हो सकता है कोई अर्जेंट बिज़नेस कॉल हो। उर्वशी की बातें करने में इतनी मशगूल थी कि दरवाजे की ओर उसका ध्यान नहीं गया। उर्वशी ने जैसे ही फ़ोन रखा, उसकी नज़रें दरवाजे की ओर उठी। अरे जूही, कितनी देर से खड़ी हो? मुझे आवाज़ क्यों नहीं लगाई? मैं अपनी एक फ्रेंड से बात करने में मशगूल थी। देखा नहीं कि सामने तुम खड़ी हो? आओ आओ, अंदर आओ। अंदर आकर बैठो। हमेशा तो काम करते रहते हैं, थोड़ी देर बैठकर कॉफ़ी पीते हैं, बात करते हैं। मुस्कान बिखेरकर उर्वशी ने जूही का स्वागत किया। तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया? मुझे लगा कोई अर्जेंट बिज़नेस कॉल है। मुस्कुराते हुए जूही ने जवाब दिया। ये सोचकर बहुत अच्छा लगता है कि तुम बिज़नेस को लेकर कितनी सीरियस हो। रियली, मुझे एक अच्छी दोस्त और बिज़नेस पर्सन मिल गई है। कितने साल गुजर गए तुम्हारी कंपनी में। तुमने भी तो मुझे कितना सम्मान से रखा, फिर मुझे तो कंपनी के लिए सोचना ही पड़ेगा। मेरा फर्ज बनता है, जिस कंपनी के कारण मुझे इतनी इज्जत मिली, इस कंपनी को वैल्यू देना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। दैट्स व्हाई आई रिस्पेक्ट यू। आई लव यू माय डियर। बोलो, सुबह सुबह किसी काम से आई हो? बिजनेस को लेकर कुछ डिस्कस करना है क्या, या फिर सुबह सुबह अपनी फ्रेंड की याद आ गई? बहुत ही लाइट मूड में थी उर्वशी। उर्वशी की बात सुनकर जूही सोच में पड़ गई। बात कहाँ से शुरू करूं? कहीं उर्वशी नाराज तो नहीं हो जाएगी। जूही को चुप देखकर उर्वशी ने छेड़ते हुए कहा, कोई राज की बात है क्या माय डियर? अगर कोई राज की बात है तो बेझिझक कह सकती हो अपनी फ्रेंड से। प्यार मोहब्बत की बात भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? आदित्य से मोहब्बत हो गई है? उससे शादी करने का इरादा कर लिया है क्या? अगर ऐसा है तो इट्स ए वेरी गुड सिग्नल। उर्वशी की बात सुनकर जूही फिर सोच में पड़ गई। उर्वशी को कैसे पता है मेरी शादी के बारे में? किसी से खबर लग गई है क्या? हो भी सकता है, पर कैसे? मैंने अभी तक तो किसी को कार्ड नहीं दिया। मैं तो सबसे पहले उर्वशी को खबर करना चाहती थी, मगर उर्वशी को सब पता है फिर भी खुश है। इसका मतलब नाराज नहीं है मुझसे। फिर क्या सोच रही हो? कहो ना, जो भी कहना है बिंदास। उर्वशी बेसब्र हो उठी। उर्वशी, तुम्हें किससे पता चला मैं शादी करने वाली हूँ? झिझकते हुए जूही ने कहा। देखा, दोस्त दोस्त के मन की बात को समझती है। किसी ने नहीं कहा, मैंने तो यूं ही तुमसे मजाक किया। अगर बात सच निकली है? नहीं। उर्वशी जोर से हंस पड़ी। उर्वशी का लाइट मूड देखकर जूही भी थोड़ी सी बिंदास हो गई। हाँ उर्वशी, हम दोनों ने अपने परिवार के साथ मिलकर डिसाइड किया है। सबसे ज्यादा मेरी बेटी लेखा और तुम्हारा बेटा निर्भय, दोनों ने मिलकर हमारी शादी की पूरी प्लानिंग की। दोनों चाहते हैं कि हम दोनों शादी कर ले और एक साथ रहें। उनकी खुशी को देखते हुए हमें भी रजामंदी देनी पड़ी। धीरे धीरे जूही ने सारी बातें बताई। दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। मगर तुम इतनी शर्मा के क्यों बोल रही हो? बच्चों के कारण सब हुआ है, या फिर दोनों के मन में भी फिर से मोहब्बत के फूल खिल रहे हैं? बहुत बड़ी छुपी रुस्तम हो तुम। आदित्य से इश्क हो गया, मुझे खबर ही नहीं। अनफेयर, अनफेयर, वेरी अनफेयर। रहा सवाल निर्भय का, तो निर्भय केवल मेरा बेटा नहीं है, अब तुम्हारा भी बेटा बनने जा रहा है। इसीलिए तुम दोनों के मन की बात बहुत अच्छे से समझ गया। जवान हो गया, किसी से मोहब्बत हो गई होगी, इसीलिए मोहब्बत करने वालों के दिल के दर्द को समझता है। जूही की ओर तिरछी नजर से देखकर उर्वशी हंसने लगी। उर्वशी की शरारत भरी नजर देखकर जूही शर्मा गई। तुम भी ना उर्वशी, हमारी उम्र है क्या मोहब्बत करने की? अभी तो बच्चों की उम्र है। बहुत सोच समझकर दोनों ने डिसाइड किया। खासकर आदित्य मुझे और लेखा को अपनाने के लिए बहुत ज्यादा उतावला था। उसे लगता है कि उसने हमारे साथ बहुत अन्याय किया, इसीलिए प्रायश्चित करना चाहता है। इस बात से मैं 100% सहमत हूँ। आदित्य ने सचमुच तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। तुम्हें वो सब मिलना चाहिए जो तुम्हें आज तक नहीं मिला, खासकर इस समाज में सम्मान जो तुम्हारा हक है। अब की बार छोड़ना नहीं, आदित्य को पाई पाई हिसाब चुकता करना। इतने सालों से जो प्यार, जो सम्मान नहीं मिला, सब वसूल करना। एक बात याद रखना, सम्मान और हक कोई थाली में परोस कर नहीं देता है, दोनों छीनना पड़ता है। बात करते करते उर्वशी की आंखों में गुस्से की आग जल उठी। तुम्हारे साथ भी तो आदित्य ने अच्छा नहीं किया, तुमने उसे माफ कर दिया क्या?
माफ़ी का पता नहीं। अगर तुम्हें अपना हक मिल जाता है और लेखा निर्भय की ज़िंदगी में खुशी आ जाती है तो माफ़ कर सकती हूँ, अदरवाइज़ मैं उसे ज़िंदगी में कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। लेखा और निर्भय की ज़िंदगी में खुशी के फूल खिलाना मेरी ज़िम्मेदारी है उर्वशी। ये सब बातें मुझ पर छोड़ दो, तुम आदित्य को एक बार माफ़ कर दो। आदित्य को तुम माफ़ नहीं करोगी तो शायद दिल खोलकर उसका स्वागत नहीं कर पाओगी। हमेशा ये बात मुझे कचोटती रहेगी कि मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। तुमने बुरे समय में जिस तरह मुझे सहारा दिया उस बात को मैं कभी भूल नहीं सकती। डूबते हुए का तिनके का सहारा बनकर तुम मेरे सामने आई थी, तभी तो उफनती नदी से निकलकर मैं किनारे लग पाई थी। जूही भावुक हो उठी। इतनी अच्छी खबर सुनकर तो माफ़ी किए बिना कोई रास्ता ही नहीं है मेरे पास। मैंने माफ़ कर दिया आदित्य को। वैसे भी मैंने तो शादी कर ली, उसे भी पूरा हक है शादी करने का और मैं चाहती हूँ कि वो तुमसे शादी करे। किसी और से शादी करता तो मैं उसे यूं ही नहीं छोड़ देती। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि मेरे बेटे निर्भय को एक बहुत अच्छी माँ मिल गई। ऊपर वाले ने तुम दोनों का रिश्ता लिखा था, इसीलिए फिर से तुम दोनों एक हो गए। निर्भय तो मात्र एक जरिया है, जाने कितने जन्मों का तुम दोनों का रिश्ता है। कहते कहते उर्वशी भावुक हो गई। अब तो मैं निश्चिंत हो गई उर्वशी। मैं डर रही थी कि तुम्हें पता चलेगा तो कहीं तुम नाराज तो नहीं हो जाओगी। मैं तो पहले ही कह रही थी तुमसे कि तुम आदित्य से शादी कर लो ताकि मेरे निर्भय को तुम जैसी एक अच्छी माँ मिले, लेखा को अपने डैड से पूरा प्यार मिले। उर्वशी, हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर लिया। करीबी दोस्तों के साथ एक पार्टी का इंतजाम किया है, बच्चों ने मिलकर। मैं कार्ड देने आई हूँ। शादी में अवश्य आना, मेरी बेटी को लाना मत भूलना। तुम्हारी बेटी से निर्भय को एक बार अवश्य मिला देना। निर्भय बहुत ब्रॉड माइंडेड अच्छे दिल का लड़का है। वैसे भी तुम इतने बड़े दिल की हो तो तुम्हारा बेटा छोटे दिल का नहीं हो सकता। अगर रिश्तों की डोर खींची जाए तो निर्भय से तुम्हारी बेटी उर्मी का एक रिश्ता है, बहुत ही प्यारा रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता। हमारी जिंदगी में जो भी हुआ, परंतु हमारे बच्चों के रिश्तों की अहमियत अवश्य पता होनी चाहिए। तुमने बिल्कुल एक मोटिवेशनल स्पीकर की तरह बातें की। तुम्हारी बातों में दम है, इसीलिए तो लोग तुम्हें सुनना पसंद करते हैं। इतनी फेमस हो गई हो तुम, इसमें तुम्हारा भी बहुत बड़ा हाथ है जूही। तुमने उसे अच्छी शिक्षा दी है। एक विशाल वृक्ष के छांव तले पलकर बड़ा हुआ वो नन्हा सा पौधा है जिसने आज एक संपूर्ण पेड़ का आकार ले लिया। सच में कभी कभी मुझे अपने बेटे पर गर्व होता है। उसका दिल कितना बड़ा है ये इस बात से साबित हो जाता है कि आदित्य और तुम्हें वो एक साथ देखना चाहता है। लगता है अमेरिका में जाकर किसी से इश्क विश्क किया, तभी तो दो मोहब्बत करने वाले के दिलों को एक करना चाहते हैं, उनके दर्द को समझता है। उर्वशी के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट खिल उठी। हाँ, एक दिन लेखा कुछ बताने जा रही थी मगर चुप हो गई। शायद कोई बात है, फिर मैं उससे एक दिन बात करूंगी। अगर कोई अमेरिकन लड़की भी है तो पूरी कोशिश करूंगी कि दोनों की शादी हो जाए, दोनों मिलकर आदित्य का बिजनेस संभाले। अगर ऐसी कोई बात है तो लड़की के मॉम डैड मानेंगे कि लड़की इंडिया में आकर रहे? उनको मानना पड़ेगा। ये सब बातें तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। निर्भय की ओर से तुम निश्चिंत हो जाओ। तुम्हारी ओर से मैं निश्चिंत हूँ, मगर रिश्तों के धागे इतने उलझे हुए होते हैं कि सुलझाने के लिए भी किसी की एक्सपीरियंस वाले की ज़रूरत पड़ती है। तुम्हें काफ़ी एक्सपीरियंस है उलझे रिश्तों को सुलझाने का, इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि तुम सुलझा लोगी। तुम्हारा विश्वास मैं टूटने नहीं दूंगी उर्वशी। मुझे पता है मैंने अपनी कंपनी की जिम्मेदारी तुम्हें दी थी और तुमने मेरा विश्वास का मान रखा, तो अवश्य इस रिश्ते का मान भी रखोगी। मैं पार्टी में अवश्य आऊंगी। निर्भय ने अपनी बेटी उर्मी को मिलाना चाहती हूँ। पता नहीं निर्भय कैसा रिएक्शन देगा, मिलना भी चाहेगा कि नहीं। बहुत समय हो गया मैं निर्भय से नहीं मिली। मेरा बड़ा मन हो रहा है उससे एक बार मिलकर बातें करने का। तुम उसे एक बार समझाना जूही, ताकि मुझसे नफरत ना करे, मेरी मजबूरी को समझे। अब तो वो बड़ा हो गया, सब कुछ समझता है, मेरी मजबूरी को भी अवश्य समझेगा। बातें करते करते उर्वशी की आंखें नम होने लगी। निर्भय पहला जैसा नहीं रहा, उर्वशी काफी सुलझा हुआ है आजकल। पहले की बात और थी, तब तो बचपना था, अब रिश्तों की गहराइयों को समझने लगा। मैं उसे समझा दूंगी, मगर मुझे नहीं लगता उसे समझाने की आवश्यकता है। बहुत हैंडसम निकल आया, बिल्कुल यंग आदित्य लगता है। तुम अपनी आंखें पोंछ लो, इन आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, इन आंखों में तो खुशियों की चमक अच्छी लगती है। सच जूही, तुम जैसी फ्रेंड सबको नहीं मिलती, किस्मत वालों को मिलती है। सचमुच मैं बहुत किस्मत वाली हूँ। तुम्हें मैं 1 महीने की छुट्टी देती हूँ, तुम बच्चों के साथ शादी एंजॉय करो, आदि के साथ नई शुरुआत को एंजॉय करो। पर हाँ, एक बात दिमाग में आई, शादी के बाद आदित्य तुम्हें मेरे यहाँ पर नौकरी करने देगा क्या? शादी के बाद तो तुम इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन बन जाओगी।
इस बारे में कोई बात नहीं हुई है, परंतु मुझे पूरा विश्वास है आदित्य मेरे व्यक्तिगत डिसीजन में इंटरफेयर नहीं करेगा। फिर भी मैं उससे एक बार अवश्य इस बारे में बात करूंगी। आजकल तो लेखा और निर्भय की राय लेना भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। जहाँ तक मेरी इच्छा, मैं तुम्हारी कंपनी नहीं छोड़ूंगी। बुरे वक्त में जिस कंपनी ने मुझे सहारा दिया, अच्छा वक्त आया तो उस कंपनी को भूल जाऊं, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये तो बिल्कुल मौका प्रस्ती वाली बात हो जाएगी। आदित्य मेरी इच्छा के विरुद्ध नहीं जाएगा, इतना मुझे विश्वास है। तुम चिंता मत करो, लौटकर मैं तुम्हारे पास ही आऊंगी उर्वशी, क्योंकि इसी से मुझे खुशी मिलती है। तुम जैसी इतनी अच्छी फ्रेंड को मैं खोना नहीं चाहती। बात करते करते जूही भी थोड़ी भावुक हो गई, मगर उर्वशी की उदासी दूर करने के लिए उसकी ओर देखकर मुस्कुरा दिया तो आंखों में नमी लेकर उर्वशी के होठों पर भी मुस्कान खिल उठी। जूही, तुम कब से जा रही हो छुट्टी पर? कल से जा रही हो उर्वशी। बहुत सारा काम है जो संभालना है। हालांकि आदित्य, निर्भय, लेखा मुझे ज्यादा कुछ करने नहीं देंगे, पता है मुझे। फिर भी उनके साथ रहूंगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। उनको कंपनी देना भी तो एक बहुत बड़ा काम है। लेखा ने तो आदेश दे दिया, मोम आप छुट्टी ले लो और हमारे साथ टाइम स्पेंड करो। आपका हमारे साथ रहना ही हमें पॉजिटिव एनर्जी देता है। ओके देन, विश यू ऑल द बेस्ट। मुस्कुराकर अपना हाथ बढ़ा दिया उर्वशी ने, तो जूही ने भी हाथ बढ़ा दिया, कहा थैंक यू वेरी मच। ठीक है उर्वशी, फिर मैं चलती हूँ, आज का काम कर लूँ, फिर कल से तो छुट्टी पर हूँ। पार्टी में मिलते हैं। एक मुस्कान बिखेर कर जूही उर्वशी के कमरे से बाहर निकली और उर्वशी जूही को जाते हुए अपलक देख रही थी। आज वो भी खुश है। जूही को खुश देखकर इसी को कहते हैं एक सच्चा दोस्त। उर्वशी का इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स पाकर जूही बहुत खुश है और मन की खुशी से उसके कदमों में ऊर्जा का संचार कर दिया और वो तेज कदमों से अपने केबिन की ओर बढ़ गई। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें।